नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। आम बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और संसद भवन परिसर में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बजट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के राज्यों को विशेष पैकेज दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों की अनदेखी की गई है। विपक्ष का यह भी कहना है कि यह बजट सरकार बचाने के लिए बनाया गया है। बजट में सभी राज्यों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बजट देश का होता है, यह देश का बजट नहीं है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार किसानों को समर्थन मूल्य न देकर गठबंधन के साथियों को समर्थन देने का मूल्य चुका रही है। विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बजट में कई राज्यों का नाम तक नहीं है। इस पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा, हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम बताने का मौका नहीं मिलता। कैबिनेट ने आपको बता दें कि वडाउन पर एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन कल बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र खुद को उपेक्षित महसूस करता है? कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जानबूझकर लोगों को यह आभास देने का प्रयास कर रहा है कि हमारे राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया। यह एक अपमानजनक आरोप है। विपक्ष के आरोप और सरकार के जवाब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। ये सब ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो, लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन वी विल सी। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। प्रकार का होता है कि एक वर्ग खुश होता है, दूसरा वर्ग निराश होता है। लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। मुकुल वासनिकी का कुर्ता नजर आता है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी
बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया है। कि राज्यसभा चेयरमैन महोदय ने जो टिप्पणी दी है वो तो सबने सुना है, और हम लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी चर्चा करते हैं। तो अंदर में क्या चर्चा किया है मैं वो तो बाहर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो हाउस में चेयरमैन ने रिमार्क दिया है वो सबके सामने में है। दूसरा, कल का बजट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को एक राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी हैं बीजेपी से, गुफरान अंसारी जी हैं कांग्रेस से, संदीप चौधरी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुफरान जी आप ही से करेंगे। गुफरान जी, जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया उसके बाद से देखा जाए पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष का यह कहना है, यहाँ तक कि रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कह दिया कि जो बजट आया है वो देश को बर्बाद करने वाला बजट है। कैसे देखते हैं आप? गुफरान जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। गुफरान जी, रणदीप सुरजेवाला ने बजट को लेकर यहां तक कह दिया कि जो बजट आया है वो देश को बर्बाद करने वाला बजट है। जी जी, और आप इसी पर मेरी टिप्पणी चाहते हैं? जी देखिए, सुरजेवाला जी हमारे सीनियर नेता हैं, बिना सोचे समझे कुछ कहते नहीं है, जी, और उनकी बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका व्यक्तिगत बजट को लेकर जो सोच है उन्होंने कहा। जी, आप मुझसे बजट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बजट पर वही प्रतिक्रिया दूंगा जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस और पूरा देश जी, इस बजट से नाखुश है। तो जिस तरह की उम्मीदें थी, क्योंकि सरकार हमेशा से बहुत बड़े बड़े वादे करती आई है और ये नई सरकार थी, इसका नया बजट है, और बजट में हर क्षेत्र की उपेक्षा की गई है जी, और सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाओ अभियान में लगी हुई है। 2 राज्यों को छोड़कर किसी और राज्य का जिक्र नहीं किया गया, खासकर उन राज्यों की बात भी नहीं की गई जहां पर या तो इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है या खुद भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। उन राज्यों को भी छोड़ दिया गया अधूरा। केवल उन 2 राज्यों पर ध्यान दिया गया जहां से जिन बैसाखियों पर मोदी सरकार 3.0 टिकी हुई है। अब बात यह है कि बजट में कांग्रेस नाखुश है या देश नाखुश है? देश उम्मीदें कर रहा था कि देश में महंगाई कम हो, महंगाई पर ये बजट कुछ राहत दे। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उसमें बजट में उसके लिए कोई प्रावधान हो। देश में किसान आंदोलन कर रहा है और किसान अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, कर्ज मुक्ति की मांग कर रहा है, किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, गारंटी की। तो सरकार ने उसको अनदेखा किया। देश का युवा अग्निपथ जैसी योजनाओं का विरोध कर रहा है, उस पर कोई जिक्र नहीं किया, उस पर कोई बात नहीं कही। नीट जैसी परीक्षाओं पर या पेपर लीक हो रहे हैं उस पर बजट सेशन में कोई बात वित्त मंत्री जी ने नहीं कही, और इसको कैसे रोका जाएगा या फिर इन परीक्षाओं को कितना सेफ रखा जाएगा, किसी तरह की कोई बात नहीं। ठीक है, केवल कुर्सी बचाओ अभियान में लगी सरकार। ठीक है,
आलोक वत्स जी, आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? संदीप चौधरी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। संदीप चौधरी जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी जी, आपने भी देखा जब से बजट आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं देखा था विपक्ष काफी आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसका नाम लिया गया हो, सिर्फ उन्हें ही, यहाँ तक कह दिया गया कि कुर्सी बचाने वाला बजट था ये। आप कैसे देखते हैं इसको? कोई दो राय नहीं कि विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर, और सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें जिस तरीके से आंध्र प्रदेश का और बिहार का ध्यान रखा गया है, या कहिए कि बजट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार ले उड़े हैं, तो इस योग्य नहीं होगी। उनको उस तरीके से चीजें नहीं मिली। बिहार कितना बड़ा स्टेट है, मध्य प्रदेश जिनका फोन है उनकी प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर नहीं हुआ। जब इस तरीके की चीजें होती है कि 26,000 करोड़ बिहार ले जाता है, नीतीश कुमार ले जाते हैं, और 15,000 करोड़ चंद्रबाबू नायडू ले जाते हैं, तो विपक्ष को एक मौका मिल जाता है ये कहने का कि ये जो बजट है ये सरकार को बचाने का बजट है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने कोशिश की है कि आम आदमी का भी ध्यान रखा जाए, गरीब आदमी का भी ध्यान रखा जाए जी। तो बजट को मिलाकर मिला जुला बजट है और सभी का ध्यान रखने की कोशिश है। लेकिन चीजों का जो समय के साथ में फीडबैक मिलता है इससे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके से किसानों को किस तरीके का रिप्लाई आता है, युवाओं का किस तरीके का रिप्लाई आता है, बेरोजगारों को किस तरीके का रिप्लाई आता है। जी ठीक है। आलोक वत्स जी, आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक वत्स जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आलोक जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, जब से बजट पेश हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष काफी आरोप लगा रहा है बीजेपी पर। विपक्ष का कहना है कि कुर्सी बचाने के लिए बजट आया है। ये बिल्कुल निराधार बात है, इस बात में कहीं कोई दम नहीं है जी। देखिए, जब से झारखंड से अलग हुआ था बिहार जी, बिहार से झारखंड बना अलग से जी, तब से ये मांग लंबी थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया जाए जी, ताकि उसका यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सके जी। तो खैर स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया गया जी, लेकिन कुछ मदद किया गया है आर्थिक रूप से, जिससे वहां पर कुछ ट्रेन का विस्तार होगा, कुछ हाईवे बनेंगे, कुछ थर्मल स्टेशन बनेंगे, जिससे कुछ रोजगार में बढ़ोतरी होगी और वहां की आर्थिक प्रगति में इन संसाधनों के आने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उससे उसका उत्थान होगा। तो इसमें क्या दिक्कत है जी। उसके और वैसा ही मामला आपको आंध्रा में भी था। जब से वो अलग हुआ तब से उनका आज तक कोई एक व्यवस्थित राजधानी नहीं है जी। राजधानी के लिए बनाने के लिए अगर उनको कुछ दिया गया है उसमें भी क्या हर्ज है। हाँ, बीजेपी के ये दो अहम एले हैं जी, उसके भी मद्देनजर इनको थोड़ी मदद की गई है जी, ताकि ये बने रहे हमारे साथ जी। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई इसमें आउट ऑफ द वे है। और जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं सेंटर की तो सारे प्रदेशों पर यथावत रहेंगी जैसे पूर्व में लागू रहेगी। 1 घंटे 20 मिनट के स्पीच में सारी बातें बोलना पॉसिबल नहीं था जी वित्त मंत्री के लिए। तो इसलिए जो और स्टेट है क्या उनको भारत से अलग कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है? ऐसा नहीं है। जितनी और भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जी वो सब जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। उसका लाभ स्टेटों को मिलता रहेगा और जहां भी किसी स्टेट में कोई जरूरत समझी जाएगी तो उसके लिए अलग से धन मुहैया कराया जाएगा जी। ये आम प्रैक्टिकल बजट है। तीसरी अर्थव्यवस्था की कवायद के साथ साथ ये जनरल लोगों को भी प्रभावित करने वाला बजट है जी। इसमें महिलाओं का, युवाओं का, गरीब तबके का, किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। और 1 करोड़ लोगों को जो इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप होगा उससे भी जो समाज में लोग आएंगे तो उनको एक नौकरी के लिए एक बल मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैंड होंगे। और कोई भी कंपनी जो रखना चाहेगी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो जो आदमी एक्सपीरियंस है उसको तो पहले से प्रेफरेंस मिलता है, आज भी मिलेगा। MSME में जो बढ़ोतरी की गई है उससे बहुत से लोगों को स्वरोजगार में फायदा होगा। जो मुद्रा लोन में 20 लाख तक का लिमिट दिया गया है जिसमें 3% गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन होगा, उससे भी काफी लाभान्वित होंगे लोग। ठीक है। गुफरान अंसारी जी,
देखिए, जो बजट की विशेषताएं हैं वो आलोक वत्स जी ने बताई। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि जो बजट आया है उसका देश ने स्वागत किया, सिर्फ विपक्ष को समस्या है। विपक्ष को समस्या नहीं है, विपक्ष को इसलिए समस्या है कि इस देश से छलावा किया गया है और विपक्ष की जिम्मेदारी है जब सरकार देश के आम आदमी, देश के मध्यम वर्ग और देश के लोगों से धोखेबाजी करे तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो हर उस विषय को उठाए जनता जिसको विपक्ष से उम्मीद करती है कि वो सरकार से सवाल करे। अब अभी आलोक जी ने कहा कि बिहार और आंध्रा को इसलिए स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया कि सरकार बचानी है, बल्कि वहां पर डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। तो केवल 2 राज्य दिख रहे हैं मोदी सरकार को जहां पर डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। और मैं पूछना चाहूंगा, अगर इन 2 राज्यों पर से कृपा करनी ही थी तो 10 सालों से आपकी सरकार थी, आपने तो इन राज्यों, इनमें से बिहार को तो आपने स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की बात कही थी और उससे आप मुकर गए। सदन में आपने लिखित रूप से मना किया और अब अचानक से जब 39 सीटें पिछली बार लोकसभा में दी थी बिहार ने, तब इतना बड़ा पैकेज बिहार को नहीं मिला। जब सरकार अल्पमत में चल रही है और बिहार का विशेष उसमें योगदान है सरकार में बचाने के लिए, तब बिहार को सरकार बचाओ अभियान के तहत एक बड़ा पैकेज दिया जाता है। अभी आपके ही चैनल की बाइट चल रही थी, रिजिजू जी कह रहे थे कि 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे हम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है? मतलब अटल सेतु में दरार आ जा रही है, 1 साल में बिहार में कितने ओवरब्रिज, फ्लाईओवर गिर रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करोगे, किन कंपनियों के माध्यम से करोगे? और इन भ्रष्टाचारी कंपनियों के माध्यम से करने जा रहे हैं जिनके पुल 1 साल नहीं चल रहे। आपने बजट में दे दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट को एलोकेट कर रहे हैं, खर्च करेंगे, लेकिन उसमें क्या ड्यूरेबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? उन राज्यों में जहां पर इतने ब्रिज गिरे हैं, इतने पुल गिरे हैं, वहां स्पेशल पैकेज आप दे रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये सोचने की बात है, सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाओ अभियान के तहत चल रही है। इंटर्नशिप पर आलोक जी ने कहा ये केवल चोरी की गई कांग्रेस के मैनिफेस्टो की योजना है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उस न्याय पत्र से चोरी किया है जिसमें साफ तौर पर चुनाव के पहले माननीय राहुल गांधी जी ने देश के युवाओं से पहली नौकरी पक्की का वादा किया था और कहा था कि इंटर्नशिप के माध्यम से 8,500 रुपए प्रति माह यानी 1 लाख रुपए इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को मिलेगा। तो सरकार ने उसको कट करते हुए उस योजना को कॉपी पेस्ट किया है। 5,000 रुपए देंगे प्रति माह और केवल 1 करोड़ युवाओं को देंगे और वो भी केवल 500 कंपनियों में, जो टॉप कंपनीज है उसमें देंगे। तो वो भी कहीं तरह से बड़ा आश्चर्यजनक लगता है क्योंकि एक कंपनी में 4-4, 5-5 हजार इंटर्नशिप इम्पॉसिबल सी बात है। तो सरकार ने खुद एक कॉपी पेस्ट के चक्कर में एक अधूरा सा खाका बनाया हुआ है जो कि खुद सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। दूसरी बात, अगर मैं बजट में अग्निपथ टीम का विरोध कर रहा हूँ तो मैं साथ में ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो एजुकेशन लोन देश के युवाओं ने लिया था और एजुकेशन पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में वो लोग भटक रहे थे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो वो एजुकेशन लोन पेंडिंग हो गया, वो परिवार उस एजुकेशन लोन को भर नहीं पा रहे। उन लोन को विपक्ष ने बार बार उठाया, उन लोन को माफ करने की बात की। गुफरान जी समय का भी जवाब लेते हैं, गुफरान जी समय का भी जवाब लेते हैं। आलोक जी से यही सवाल है कि स्पेशल पैकेज पहले क्यों नहीं दिया इन राज्यों को, अगर डेवलपमेंट ही बात है तो। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। पहले भी बिहार को हम मदद करते रहे हैं, इस बार थोड़ी ज्यादा मदद की है, लेकिन ये नहीं है कि बिहार को मदद नहीं जा रही थी। बिहार को पहले भी प्रधानमंत्री जब गए थे तो उन्होंने एक पैकेज दिया था और इस बार थोड़ा अधिक दिया है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन जो ओवरऑल बजट है वो पॉपुलिस्ट नहीं होकर एक प्रैक्टिकल बजट है। इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, खासकर युवाओं का। जो मुद्रा लोन में भी 20 लाख तक का लिमिट बढ़ा दिया गया है और 3% गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, उससे भी
बहुत से लोगों को स्वरोजगार करने की प्रेरणा मिलेगी और वो आसानी से कर सकेंगे। आलोक जी यह भी कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट किया गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बजट में। चलिए मान लेते हैं कॉपी पेस्ट। अगर किसी की कोई चीज अच्छी है तो उसको लेने में क्या हर्ज है जी, देश हित में है ना जी, कोई पर्सनल गेन के लिए तो नहीं लिया ना, मान लेता हूँ। लेकिन ये भूल रहे हैं, कह रहे थे कि एयरपोर्ट गिर रहे हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं तो एयरपोर्ट कांग्रेस के रिजीम में बना था जो गिरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में नहीं बना था। इसलिए गड़े मुर्दे न उखाड़े तो बेहतर होगा, नहीं तो कांग्रेस के पास ठीक है आलोक जी, समय कमी, छोटा सा जवाब संदीप से लेते हैं। आलोक जी समय कमी, माफी साथ रोकेंगे। संदीप चौधरी जी देखिए, जिस प्रकार से जो बजट आया है, इससे पहले मोदी जी का एक भाषण आया था, उन्होंने कहा था जो बजट आ रहा है सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो 2047 के लिए है। आप कैसे देखते हैं इसको? इस तरीके की चीजें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं। 2047 की हम बात करें और अभी 2024 में हम बैठे हैं, तो मुझे लगता है बहुत दूर की बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम एज के हिसाब से भी देखें, इतना लंबा टारगेट आप रख नहीं सकते। तो आज की तारीख में हैंड टू माउथ वाली स्थिति है हिंदुस्तानी। कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग शिक्षा के लिए धक्के खा रहे हैं, कितने लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं, कितने लोग राशन कार्ड पर निर्भर करते हैं। तो हमें चीजें स्टेप बाय स्टेप चढ़ने पड़ेगा। आप बोले कि मैं जीने की एकदम पहली पैड़ी से आखिरी पैड़ी पर पहुंच जाऊंगा, तो लोग हंसने लगेंगे। देखिए, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे गोल बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमारे नेताओं की ये कमी है कि वो इतने बड़े सपने दिखा देते हैं, और कई बार लोग जब परेशान होते हैं तो वो उनकी बातों में भी आ जाते हैं, वो सच को झूठ को भी सच मानने लगते हैं। ठीक है संदीप चौधरी जी, माफी साथ रोकेंगे, समय की कमी है। संदीप चौधरी जी, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आलोक जी थे बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुफरान अंसारी जी थे कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।